कभी ये ख्याल आता है कि ये जो सत्ता होती है, मतलब ताकत, इसे बांटना क्यों जरूरी है? कोई ऐसा तो नहीं कि इसे बांटने से देश कमजोर हो जाता हो? हाँ। ये सवाल अक्सर मन में आता है कि भाई लोकतंत्र में सारी की सारी पावर किसी एक के हाथ में क्यों नहीं रहती, किसी एक संस्था के पास? ये सवाल ना बहुत दिलचस्प है और बहुत जरूरी भी है सच में। असल में लोकतंत्र का ये आप कह सकती हैं बुनियादी विचार है कि ताकत कहीं एक जगह सिमट कर न रह जाए। अच्छा। चाहे वो संसद हो, सरकार हो या फिर मान लीजिए अदालतें हों। ताकत का समझदारी से बंटवारा, जिसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी, वो लोकतंत्र को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, और इसी बात को थोड़ा और समझने के लिए आज हम दो देशों की कहानियों में जरा गहराई से उतरेंगे। एक कहानी यूरोप के एक छोटे से देश बेल्जियम की, और दूसरी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की। के समूह होते हैं और वो सत्ता में अपना हिस्सा मांगते हैं, तो लोकतंत्र उस चुनौती से कैसे निपटता है या निपट सकता है। सही। इनकी कहानी सुनकर, इनकी तुलना करके हम शायद बेहतर समझ पाएंगे कि ये सत्ता की साझेदारी असल में है क्या भला, और ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन दो बिल्कुल अलग कहानियों के जरिए सत्ता की साझेदारी की इस पहेली को क्या कहते हैं सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने क्या किया और नतीजे क्या निकले। चलिए तो पहले चलते हैं बेल्जियम। यूरोप का एक छोटा सा देश है। अगर नक्शे पर देखें तो हरियाणा से भी छोटा लगेगा क्षेत्रफल में। हाँ, काफी छोटा है। और आबादी वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर। मतलब हमारे हरियाणा की आबादी से लगभग आधी। लेकिन इस छोटे से मुल्क के अंदर जो लोगों का ताना बाना है वो बड़ा पेचीदा है। यहाँ मुख्य तौर पर 2 बड़े भाषाई समूह हैं। करीब 59% मतलब आधे से ज्यादा लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। हाँ। और डच भाषा बोलते हैं। अच्छा, डच बोलने वाले 59%। जी। और दूसरी तरफ करीब 40% लोग वेलोनिया इलाके के हैं। हाँ। और वो फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच 40%। हाँ, और एक छोटा सा करीब 1% का जर्मन बोलने वाला समुदाय भी है वहाँ। और राजधानी का क्या? ब्रसल्स? सुना है वहाँ कहानी कुछ और है। हाँ, ब्रुसेल्स में मामला एकदम पलट जाता है। वहाँ करीब 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80%? जी हाँ, 80%। और सिर्फ 20% डच बोलने वाले हैं। अब सोचिए पूरे देश में डच बोलने वाले बहुमत में हैं, जी, लेकिन राजधानी में वो अल्पसंख्यक हो गए। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। मतलब देश में मेजॉरिटी, राजधानी में माइनॉरिटी। और यही एक और मुश्किल थी, जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी थे ना देश में, वो डच भाषियों के मुकाबले ज्यादा अमीर थे, ज्यादा ताकतवर थे। बात को लेकर उनमें काफी गुस्सा था, नाराजगी थी। और इसी नाराजगी ने, इसी गैर बराबरी ने शायद 1950s और 60s के दशक में इन दोनों समुदायों के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल, खासकर ब्रुसेल्स में ये तनाव बहुत ज्यादा महसूस होता था, क्योंकि वहां तो ये भाषाई गणित और भी उल्टा था, जैसा हमने देखा। यहीं पर बेल्जियम के नेताओं ने कमाल की समझदारी दिखाई। उन्होंने टकराव बढ़ाने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने माना कि हाँ भाई, हमारे देश में अलग अलग इलाके हैं, अलग भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, और हमें इन सब का सम्मान करना होगा। ये मानना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ माना नहीं, इस पर अमल भी किया। 1970 से 1993 के बीच सोचिए, अपने संविधान में 4 बार बड़े बदलाव किए। 4 बार? हाँ, 4 बार। मकसद एकदम साफ था, ऐसा रास्ता निकालना कि सब लोग, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो, एक ही देश में शांति से मिलजुल कर रह सके। और ये जो मॉडल उन्होंने बनाया ना, वो दुनिया भर में काफी अनोखा माना जाता है। क्या था इस मॉडल में ऐसा खास? इसे बेल्जियम मॉडल कहते हैं शायद। जी, बेल्जियम मॉडल। इसकी कुछ खास बातें थीं जिन्होंने ये मुश्किल संतुलन साधा। पहली बात, उन्होंने तय किया कि जो केंद्र सरकार होगी उसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर होगी। अच्छा, संख्या बराबर। हाँ, ताकि कोई एक पक्ष अपनी मनमानी ना कर सके। और ये भी तय हुआ कि कुछ खास कानून तभी पास होंगे जब दोनों भाषा समूहों के ज्यादातर सांसद उसके हक में वोट दें। मतलब किसी एक ग्रुप का बहुमत काफी नहीं था। यानी केंद्र में पूरी बराबरी दे दी। हाँ। लेकिन बेल्जियम जैसे देश में, जैसे आपने कहा, अलग अलग इलाके भी तो हैं, उनकी अपनी पहचान है। क्या सारी ताकत फिर भी केंद्र में रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दूसरी खास बात थी इस मॉडल की। केंद्र सरकार की कई सारी शक्तियां, कई सारे अधिकार इन दोनों मुख्य इलाकों, फ्लेमिश इलाका और विलोनिया इलाका, इनकी राज्य सरकारों को सौंप दिए गए। राज्य सरकारों को? जी। और मजे की बात यह कि ये राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है,
मतलब वो अपने फैसले लेने के लिए काफी हद तक आजाद हैं। अच्छा, तो ताकत ऊपर से नीचे भी बांटी गई, केंद्र से राज्यों को। लेकिन वो ब्रुसेल्स का क्या हुआ, राजधानी का, जहाँ 80% फ्रेंच और 20% डच थे, वहां कैसे बराबरी हुई होगी? ये तीसरा दिलचस्प पहलू था। ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई गई और उसमें भी कमाल की बात यह है कि दोनों समुदायों को बराबर की नुमाइंदगी मिली। वहां भी बराबर 80% वाले भी मान गए। हाँ, अब सवाल उठता है कि राजधानी में ज्यादा होने के बावजूद फ्रेंच बोलने वाले ये बराबरी क्यों मान गए? हाँ, क्यों? वो इसलिए मान गए क्योंकि देश की जो केंद्र सरकार थी उसमें डच बोलने वालों ने उनके साथ बराबरी मान ली थी। तो एक तरह से ये आपसी लेन देन था, एक दूसरे का सम्मान था। कमाल। मतलब हर स्तर पर संतुलन साधने की कोशिश की गई। और कोई खास बात इस मॉडल की? चौथी और शायद सबसे अनोखी बात, एक तीसरे तरह की सरकार भी बनाई गई जिसे कहते हैं सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या चीज है? इसे चुनते हैं एक ही भाषा बोलने वाले लोग, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों। यानी सारे डच भाषी मिलकर अपनी एक सरकार चुनेंगे, सारे फ्रेंच भाषी अपनी और जर्मन भाषी अपनी। अच्छा, और ये सरकार करती क्या है? इस सरकार के पास अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा से जुड़े मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। बाप रे, ये सुनने में तो भाई काफी जटिल लग रहा है। इतनी तरह की सरकारें, केंद्र, राज्य, फिर ये सामुदायिक सरकार, ब्रुसेल्स की अलग। क्या ये सच में काम करता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम? मॉडल कामयाब रहा है। कामयाब रहा है। हाँ, इसी की बदौलत बेल्जियम में भाषा के नाम पर वैसा टकराव, वैसा खून खराबा नहीं हुआ जैसा कहीं और हो सकता था। देश बंटने से बच गया। और शायद इसी स्थिरता और समझदारी का ही नतीजा है कि जब बाद में यूरोप के देशों ने मिलकर अपना संगठन बनाया, यूरोपियन यूनियन, तो उसका हेडक्वार्टर बनाने के लिए ब्रुसेल्स को चुना। बिल्कुल, ये बेल्जियम के इस अनोखे प्रयोग की एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ही थी। तो ये थी बेल्जियम की कहानी, जहां समझदारी से, बातचीत से, समझौते से टकराव को टाला गया। अब जरा समंदर पार चलते हैं, अपने पड़ोस में श्रीलंका। भारत के दक्षिण में एक द्वीप देश, आबादी भी लगभग हरियाणा जितनी ही, करीब 2 करोड़। और जैसे दक्षिण एशिया के कई देशों में होता है, श्रीलंका में भी अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, काफी विविधता है। सबसे बड़ा समूह है सिंहली भाषा बोलने वालों का, करीब 74%। 74%? काफी बड़ा मोहम्मद है ये तो। जी, और ये ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। दूसरा बड़ा समूह है तमिल भाषियों का, करीब 18%। इनमें ज्यादातर हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं। लेकिन ये जो तमिल भाषी हैं, इनमें भी तो शायद कुछ फर्क है। मतलब सारे एक जैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनमें भी 2 मुख्य समूह हैं। एक है श्रीलंकाई तमिल, जो आबादी के करीब 13% है। माना जाता है कि ये वहीं के मूल निवासी हैं और ज्यादातर देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बसे हुए हैं। अच्छा, और दूसरा समूह है भारतीय तमिल का। ये वो लोग हैं जिनके पुरखे अंग्रेजों के जमाने में भारत से ले जाए गए थे बागानों में काम करने के लिए। जी। इनके अलावा करीब 7% ईसाई लोग भी हैं जो सिंहली और तमिल दोनों समुदायों से आते हैं। तो यहाँ भी बेल्जियम की तरह ही काफी विविधता है, अलग अलग भाषा, धर्म। लेकिन श्रीलंका ने जो रास्ता चुना आजादी के बाद, वो बेल्जियम से एकदम अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल उल्टा रास्ता था वो। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। आजादी के बाद सिंहली समुदाय के जो नेता थे, जो कि जाहिर है संख्या में कहीं ज्यादा थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी इस बहुसंख्यक के दम पर ही देश पर शासन किया जाए, अपना प्रभुत्व जमाया जाए। अच्छा। इसी सोच को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। यानी ये मानना कि जो लोग संख्या में ज्यादा हैं, बस उन्हीं की चलनी चाहिए, चाहे अल्पसंख्यक कुछ भी सोचते हो। मतलब चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ही एक समुदाय को दूसरे पर तरजीह देने लगी। ये तो सुनने में ही लोकतंत्र के उसूलों के खिलाफ लगता है। बिल्कुल, और उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए जिससे सिंहली समुदाय का दबदबा बढ़े। जैसे 1956 में एक कानून बना दिया जिसके तहत सिंगला को देश की अकेली राजभाषा घोषित कर दिया गया। अच्छा। तमिल भाषा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तमिल को कोई दर्जा नहीं? कोई नहीं। फिर चाहे यूनिवर्सिटी में दाखिला हो या सरकारी नौकरी, हर जगह सिंगलियों को प्राथमिकता मिलने लगी। यहाँ तक कि नए संविधान में ये लिख दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और उसे बढ़ावा देगी। तो ये हुआ बहुसंख्यकवाद। मतलब मेरी संख्या ज्यादा है तो मेरा ही राज चलेगा, मेरे ही नियम चलेंगे, भले ही दूसरों की जरूरतें या उनकी भावनाएं कुचली ली जाएं। आपने एकदम सही पकड़ा। यही सोच थी इसके पीछे। जाहिर सी बात है, इसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकला होगा। जिन तमिल लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा था, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? नतीजा बहुत ही बुरा हुआ।
एक के बाद एक जब ऐसे सरकारी फैसले आए तो श्रीलंकाई तमिलों को लगने लगा कि वो तो अपने ही देश में बेगाने हो गए हैं। उन्हें महसूस हुआ कि सिंहली नेताओं की कोई भी बड़ी पार्टी उनकी भाषा, उनकी संस्कृति की कोई परवाह नहीं करती। उन्हें लगा कि संविधान और सरकारी नीतियां उन्हें बराबरी के राजनीतिक अधिकार नहीं दे रही हैं। नौकरियों में, दूसरे मौकों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों को पूरी तरह रौंदा जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों समुदायों के बीच जो थोड़ी बहुत समझ थी वो खत्म होने लगी होगी, दीवारें खड़ी होने लगी, शक और अविश्वास बढ़ने लगा होगा। हाँ, रिश्ते बहुत तेजी से बिगड़े। श्रीलंकाई तमिलों ने फिर अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, अपनी आवाज उठानी शुरू की। वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे कि भाई तमिल को भी राजभाषा का दर्जा दो, जिन इलाकों में हमारी आबादी ज्यादा है वहां हमें ज्यादा अधिकार दो, क्षेत्रीय स्वायत्तता दो, पढ़ाई और रोजगार में हमें बराबरी के मौके दो। ये तो जायज मांगे लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन उनकी इन मांगों को लगातार अनसुना किया गया, नकारा गया। और फिर क्या हुआ जब मांगे नहीं मानी गई तो? जब लगातार उनकी बात नहीं सुनी गई तो 1980 का दशक आते आते हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में कई तमिल संगठन बन गए जो अब सिर्फ बराबरी या स्वायत्तता नहीं बल्कि एक अलग देश, एक स्वतंत्र तमिल ईलम यानी तमिल राज की मांग करने लगे। अलग देश की मांग? हाँ जी, दोनों तरफ से अविश्वास, कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने एक भयानक गृह युद्ध का रूप लिया। गृह युद्ध मतलब अपने ही देश के लोग आपस में लड़ने लगे। इसके नतीजे तो बहुत ही भयानक रहे होंगे। बेहद भयानक। हजारों हजार लोग मारे गए, दोनों तरफ के, सिंगली भी और तमिल भी। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। बहुत से तो देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए। न जाने कितने लोगों का रोजगार छिन गया, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। ओह, देश की तरक्की सालों पीछे चली गई, समाज बुरी तरह बट गया, संस्कृति को गहरी चोट पहुंची। ये गृह युद्ध कोई 1-2 साल नहीं, करीब 25 साल चला और 2009 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन इसने जो जख्म दिए हैं वो शायद आज भी श्रीलंका में पूरी तरह से भरे नहीं हैं। तो ये दो कहानियां हमने देखी, बेल्जियम और श्रीलंका। एक ही जैसी चुनौती थी दोनों के सामने, मतलब देश के अंदर अलग अलग समूह थे, विविधता थी, लेकिन रास्ते कितने अलग अपनाए। हाँ, है तो दोनों लोकतंत्र, पर सत्ता के बंटवारे के सवाल पर नजरिया कितना अलग रहा। बिल्कुल। बेल्जियम ने दिखाया कि अगर नेता चाहें तो देश की एकता बनाए रखने के लिए मुश्किल लगने वाले समझौते भी कर सकते हैं। उन्होंने ये समझा कि अलग अलग समूहों की भावनाओं का, उनकी ज़रूरतों का सम्मान करना ही टिकाऊ शांति का रास्ता है। इसलिए उन्होंने सत्ता को बांटा, साझा किया। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की कहानी एक तरह की चेतावनी है। ये दिखाती है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय अपनी ताकत के नशे में दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है और सत्ता में हिस्सेदारी देने से साफ इनकार कर देता है, तो ये देश को जोड़ने के बजाय तोड़ सकता है। ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। तो यहाँ ये बड़ा सवाल फिर से खड़ा होता है कि आखिर ये सत्ता का बंटवारा जरूरी क्यों है? क्यों करें पावर शेयरिंग? इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह की वजहें गिनाई जाती हैं कि सत्ता क्यों बांटनी चाहिए। अच्छा, 2 तरह की। पहली क्या है? पहली वजह जिसे हम युक्तिपरक या व्यावहारिक प्रूडेंशियल रीजन कह सकते हैं, मतलब ऐसा करना समझदारी का काम है, प्रैक्टिकल है। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि जब सत्ता अलग अलग हाथों में बटी होती है तो अलग अलग समूहों के बीच झगड़े की, टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है, और जहां झगड़ा कम होता है वहां हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल भी कम होती है। तो अगर आप देश में शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो सत्ता का बंटवारा एक अच्छा नुस्खा है, एक प्रैक्टिकल तरीका है। समझदारी की बात है। कई बार ऐसा लग सकता है कि भाई बहुमत है हमारे पास तो जबरदस्ती अपनी बात मनवा लो, ये ज्यादा आसान है। लेकिन ये शायद थोड़े समय के लिए ही फायदेमंद लगे। लंबे समय में देखें तो ये देश की एकता को ही कमजोर करता है। सही। और ये भी याद रखना चाहिए कि जब बहुसंख्यक अपनी मनमानी करते हैं, जिसे बहुसंख्यकों का आतंक भी कहते हैं, तो इसका नुकसान सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं होता। अंत में जाकर इसका बुरा असर बहुसंख्यकों पर भी पड़ता है, जैसा हमने श्रीलंका के गृह युद्ध में देखा। नुकसान तो सबका हुआ। ये तो हुई एक वजह, मतलब प्रैक्टिकल रीजन। लेकिन आपने कहा 2 वजह हैं। दूसरी क्या है? हाँ, दूसरी वजह ज्यादा गहरी है, जिसे हम नैतिक, मोरल रीजन कह सकते हैं।
ये वजह कहती है कि सत्ता का बंटवारा सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि इससे झगड़ा टलका है या देश ठीक से चलता है, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि यही सही है, यही न्याय है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा? जी, लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोगों का राज। तो जिन लोगों पर शासन किया जा रहा है, जिनके जीवन पर उस शासन का सीधा असर पड़ रहा है, सत्ता में उनकी हिस्सेदारी होनी ही चाहिए। लोगों को यह हक होना चाहिए कि वो इस बात पर सलाह मशवरा कर सकें, अपनी राय दे सकें कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। असली जायज सरकार वही मानी जाती है जिसमें नागरिकों को लगे कि हाँ, इस पूरी व्यवस्था में हमारी भी भागीदारी है, हमारी भी आवाज सुनी जाती है। अच्छा, तो मतलब एक तर्क कहता है भी सत्ता बांटो ताकि शांति रहे और देश ठीक से चले, ये हुई समझदारी की बात। हाँ, युक्तिपरक। और दूसरा तर्क कहता है कि सत्ता बांटो क्योंकि यही सही है, यही इंसाफ है और यही लोकतंत्र का असली मतलब है। ये हुई नैतिकता की बात। बिल्कुल, ये नैतिक तर्क है। अभी तो समझ आ गया कि भाई सत्ता बांटना जरूरी है दोनों वजहों से, व्यवहारिक भी और नैतिक भी। लेकिन ये बंटवारा होता कैसे है? क्या इसका कोई एक ही फिक्स्ड तरीका है या इसके अलग-अलग रूप होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, इसका कोई एक बंधा बंधाया तरीका नहीं है कि बस ऐसी ही सत्ता बटेगी। आजकल के जो लोकतंत्र हैं, उनमें सत्ता की साझेदारी कई अलग-अलग तरीकों से हमें देखने को मिलती है। कुछ मुख्य तरीके हम गिन सकते हैं। जैसे? पहला है क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि ताकत सरकार के अलग-अलग अंगों के बीच बटी होती है, जैसे विधायिका यानी जो संसद या विधानसभा कानून बनाती है, हाँ कार्यपालिका यानी सरकार जो उन कानूनों को लागू करती है, जी, और न्यायपालिका यानी अदालतें जो न्याय करती हैं। ये तीनों अंग एक ही लेवल पर होते हैं, कोई दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता। हर कोई अपने दायरे में काम करता है और दूसरे पर थोड़ी नजर भी रखता है। अच्छा, एक दूसरे पे नजर। हाँ, इसी को नियंत्रण और संतुलन या चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था कहते हैं। इससे ये पक्का होता है कि कोई एक अंग बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाए, तानाशाह ना बन जाए। हाँ, ये तो हमारे देश भारत में भी है, संसद, सरकार, अदालतें। ठीक। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ताकत ऊपर से नीचे की तरफ बंटती है, मतलब सरकार के अलग-अलग स्तरों के बीच। ऊपर से नीचे कैसे? जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे हम केंद्र सरकार या संघीय सरकार कहते हैं। फिर उसके नीचे राज्यों या प्रांतों के लिए अलग सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें। और कई देशों में तो उनसे भी नीचे के स्तर पर सरकारें होती हैं, जैसे शहरों के लिए नगर पालिका या गांवों के लिए पंचायतें। भारत और बेल्जियम इसके अच्छे उदाहरण हैं, जबकि हमने देखा कि श्रीलंका ने ऐसा करने से, मतलब राज्यों को ज्यादा अधिकार देने से इनकार कर दिया था। जी, तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? शायद वो समाज के अलग अलग समूह से जुड़ा है, जैसे बेल्जियम में हमने देखा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तीसरा तरीका है अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ये समूह भाषा के आधार पर हो सकते हैं, जैसे बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी थे, या धर्म के आधार पर हो सकते हैं। बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार थी, वो इसी का एक बहुत ही अनोखा और अच्छा उदाहरण है। कई देशों में ऐसा भी होता है कि संविधान में ही कुछ व्यवस्था कर दी जाती है कि जो समाज के कमजोर समझे जाने वाले वर्ग हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए संसद में या सरकारी नौकरियों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएं। हाँ, जैसे भारत में आरक्षण की व्यवस्था है। जी बिल्कुल। मकसद यही होता है कि समाज के सभी हिस्सों को लगे कि शासन चलाने में उनकी भी जगह है, उनकी भी हिस्सेदारी है। सही। और चौथा तरीका क्या कोई और भी है? हाँ, एक चौथा तरीका भी है जो थोड़ा अलग है। ये है राजनीतिक पार्टियों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा। ये कैसे होता है? देखिए, लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो चुनाव लड़ती हैं। ये पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करती हैं। इसी मुकाबले की वजह से ये पक्का होता है कि ताकत किसी एक पार्टी या एक नेता के हाथ में हमेशा के लिए ना रह जाए। हाँ, कभी कोई जीतता है, कभी कोई और। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होता है, दो या ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। हाँ, गठबंधन सरकार। जी, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ये भी तो सत्ता की सीधी साझेदारी हुई ना।
इसके अलावा समाज में बहुत सारे हित समूह होते हैं, जैसे व्यापारियों के संगठन, किसानों के संगठन, मजदूरों के, शिक्षकों के। इन्हें हम दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप कहते हैं। हाँ, प्रेशर ग्रुप्स। ये समूह सरकार की नीतियों पर, फैसलों पर असर डालने की कोशिश करते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। इस तरह से वो भी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं, भले ही वो सीधे सरकार में ना हो। तो आज हमने बेल्जियम और श्रीलंका की इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों वाली कहानियों से ये समझा कि किसी भी देश के लिए, खासकर जहां भारत जैसी विविधता हो, बहुत तरह के लोग रहते हों, सबको साथ लेकर चलना, उनकी भावनाओं का, उनकी पहचान का सम्मान करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी कि बहुसंख्यक होने का मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करने लगे। ऐसा करने के अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये हमने श्रीलंका के उदाहरण में देखा। हाँ, और हमने ये भी जाना कि सत्ता को बांटना, पावर शेयरिंग, ये सिर्फ कोई झगड़ा टालने की तरकीब या कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये तो लोकतंत्र का मूल मंत्र है, उसकी आत्मा है। सही कहा। और ये साझेदारी कई शक्लों में हो सकती है, सरकार के अलग-अलग अंगों के बीच, सरकार के अलग-अलग स्तरों पर, समाज के विभिन्न समूहों के बीच, और यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों और दबाव समूहों के जरिए भी। चलते चलते एक और पेचदार स्थिति पर गौर करते हैं। ये दिखाती है कि असल दुनिया में ये सत्ता की साझेदारी कितनी नाजुक और कितनी मुश्किल हो सकती है। कहानी है लेबनान की। लेबनान, वहां तो कई साल तक बहुत भयानक गृह युद्ध चला था। हाँ, उसी युद्ध के बाद वहां एक समझौता हुआ। ये तय हुआ कि देश के जो बड़े बड़े पद हैं वो अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए पक्के कर दिए जाएंगे। अच्छा, कैसे? राष्ट्रपति हमेशा एक खास ईसाई समुदाय, मैरोनाइट कैथोलिक से ही बनेगा। प्रधानमंत्री हमेशा सुन्नी मुसलमान होगा। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय कर दिया गया। अरे, मतलब पद ही बांट दिए धर्म के आधार पर। जी, ये समझौता तब हुआ था जब देश में ईसाई और मुसलमान आबादी में लगभग बराबर थे। और आज भी यही व्यवस्था चल रही है, जबकि अब मुसलमान साफ तौर पर बहुमत में आ चुके हैं। अब इस कहानी में एक नौजवान है, खलील नाम का। उसे ये बंटवारा बिल्कुल पसंद नहीं। वो बहुत काबिल है, होशियार है, लेकिन क्योंकि वो उस तय समुदाय से नहीं आता जिससे राष्ट्रपति बनना है, तो वो अपनी काबिलियत के बावजूद कभी देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वो चाहता है कि लेबनान में भी बाकी देशों की तरह एक आम लोकतंत्र हो, भाई चुनाव हो, जो सबसे ज्यादा वोट पाए वो बने, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। लेकिन उसके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने वो भयानक गृहयुद्ध अपनी आंखों से देखा है, वो उसे समझाते हैं कि बेटा चुप रहो। यही समझौता है जिसने देश में दोबारा वैसी लड़ाई होने से रोक रखा है। यही हमारी शांति की गारंटी है। तो यहाँ एक बड़ा मुश्किल सवाल उठता है, अगर आज लेबनान के नियम दोबारा लिखने का मौका मिले तो क्या करना चाहिए? क्या खलील की बात मानकर आम लोकतंत्र अपना लेना चाहिए, ये जानते हुए कि शायद इससे पुराने झगड़े, पुरानी कड़वाहटें फिर से सिर उठा लें? या फिर शांति बनाए रखने के लिए इसी पुराने समझौते से चिपके रहना चाहिए, भले ही वो कुछ लोगों को नाइंसाफी भरा लगता हो और काबिल लोगों को मौके ना देता हो? या फिर कोई तीसरा रास्ता निकालना चाहिए, कोई नया संतुलन? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता की साझेदारी के नुस्खे हमेशा तैयार नहीं मिलते। हर जगह के लिए शायद अलग समाधान ढूंढने पड़ते हैं, और ये संतुलन साधना कितना मुश्किल, कितना नाजुक काम हो सकता है।